जॉब ऑफर लेना आसान है बट आपको टारगेट करना पड़ेगा। आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है, आपको लोगों को रीच आउट कैसे करना है। वर्क परमिट जरूर हो सकता है, ऑप्शंस बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है कनाडा में आने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से एक नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमें कनाडा टोरंटो से ज्वाइन करेंगे मिस्टर नमन। वो क्योंकि कनाडा में मौजूद हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो हम उनसे जानेंगे कि कनाडा इमिग्रेशन का ईजी पाथवे क्या है, कनाडा का वर्क परमिट और आउटसाइड द कनाडा जॉब ऑफ़र कैसे ली जा सकती है। इसके अलावा जो लोग कनाडा मूव होना चाहते हैं उनके लिए ईजी और पॉसिबल पाथवेज़ वो क्या हैं, तो वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसके अलावा भी हम अपनी लाइव स्ट्रीम और दीगर वीडियोस में नमन को इंगेज करेंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो तो रिकॉर्डेड है, इसमें जो सवालात हैं ये भी हमने आप ही के सवालात से पिक किए हैं, तो इसलिए ये इंटरव्यू काफ़ी अहम है। आप तमाम जो उन्होंने जवाबात दिए आप इनको ध्यान से सुनिए। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल होगा या कोई आप बात पूछना चाहें तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम नमन को वेलकम कहते हैं अपने चैनल पिक्सट्यूब पे, और उनसे ये जानते हैं कि वो सबसे पहले हमें अपने बारे में बताएं ताकि हमारे व्यूवर भी जान सकें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया है। मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जैसे अभी आपने मांगी है मेरे चैनल की, तो मेरे चैनल का नाम है कनेडली इंडियन एंड मैं लोगों की हेल्प करता हूँ थ्रू माय चैनल एंड माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। सो लोगों से मैं डायरेक्टली चैट करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर कनेडियन इमिग्रेशन के बारे में, जितने भी क्वेश्चन क्वेरीज होती है। इनफैक्ट लोगों की सीवी बनाने में उनकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ एंड एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने यहाँ पे कनाडा में लैंड होता 7-8 years बैक एज अ स्टूडेंट। सो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया था, यानी कि लोग यहाँ पे एज अ पीआर आते हैं या एज अ स्टूडेंट आते हैं, डिफरेंट स्टेजेस में आते हैं। पर मैं एज अ स्टूडेंट आया था, तो मैं स्टूडेंट रहा, यानी कि स्टडी वीज़ा पे रहा, स्टडी परमिट पे रहा, वर्क परमिट पे रहा, पीआर हुआ एंड नाउ आई एम ऑलमोस्ट अ सिटीजन नाउ। सो बस ये एक छोटी सी जर्नी रही है इतने सालों के अंदर एंड बहुत सारी चीज़ें फेस करी हैं मैंने अपनी जो इस जर्नी के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो हैं जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, या जो कहते हैं ना इमिग्रेशन लॉयर्स या जो कंसल्टेंट्स होते हैं जो बेकार में लोगों को जिन पैसे लेके और चीज़ें नहीं बताते, तो मैं उनके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ, उनका प्रोसेस बताना चाहता हूँ। सर ये बताइएगा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, एक्सप्रेस एंट्री के लिए तो जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम हैं उनमें बहुत कम ऐसे हैं जिनके लिए जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर के लिए कनाडा से जॉब ऑफ़र की ज़रूरत होती है। तो पहले तो ये बताइए कि क्या आउटसाइड दी कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी गल्फ़ कंट्री से जॉब ऑफ़र अप्लाई की जा सकती है, हासिल की जा सकती है, कनाडा के एम्प्लॉयर से ली जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? इसके अलावा कनाडा से जॉब ऑफ़र हासिल करने के लिए आसान तरीका क्या है, या किन चीज़ों से आपका सक्सेस का रेट बढ़ता है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? सर जॉब ऑफर की बात करें तो जॉब ऑफर डिपेंड करता है। अगेन अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट येस, अगर जिनके पास भी जॉब ऑफर्स हैं वो पीएनपी में अप्लाई कर सकते हैं, उनको बहुत आसानी से पीएनपी मिल जाती है। एंड जॉब ऑफर लेना आसान है बट आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आपने किस जगह पे जॉब अप्लाई करनी है। ये नहीं कि आप हर जगह जॉब अप्लाई कर रहे हैं किसी भी जाके। अब इसका तरीका होता है, मैंने अपनी एक वीडियो है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि मतलब आपको जो है आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है, आपको लोगों को रीच आउट कैसे करना है। तो आप परफेक्ट रिज्यूमे बनाएंगे, आप टारगेट करेंगे। जैसे कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पायलट प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, तो वो खुद कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आके अप्लाई कीजिए। तो अगर आप वहाँ जाके अप्लाई करेंगे तो आपके जो चांसेस हैं जॉब मिलने के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आप चाहे कनाडा में हो चाहे कनाडा से बाहर हो। बट अगर आप कहीं पे भी जाके, फॉर एग्जांपल अगर जॉब टोरंटो की है, अगर आप वहाँ जाके अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनको रिक्वायरमेंट नहीं है आउटसाइडर्स की। यूजुअली जो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कई जॉब्स ऐसी होती हैं मेन प्रोविंस या मेन सिटीज़ के अंदर होती हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती है बाहर के इमिग्रेंट्स के लिए। वो सिर्फ चाहते हैं कि इनसाइड कनाडा और पीआर या सिटीजन्स को ही वो जो है सपोर्ट करें। तो यस, उन जॉब्स के अंदर बेसिकली आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए। यू नो कि अगर अप्लाई कर भी लेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अगेन आपको टारगेट करना है सही जगह पे जॉब ढूंढने के लिए, दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, अब बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि जो प्रोफेशनल तो हैं,
लेकिन उनके जो पॉइंट्स हैं वो किसी भी प्रोग्राम के लिए पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कोई ना कोई फैक्टर आड़े आ जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या ये पॉसिबल है कि वो जॉब ऑफ़र के लिए कोशिश करें, वर्क परमिट के लिए कोशिश करें और वहाँ जाने के बाद, सेटल होने के बाद फिर अपनी फैमिली को बुला लें? तो क्या अगर पीआर के लिए कोई क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहा है, कोई ऑप्शन नहीं उसको मिल पा रहा है या किसी वजह से वो हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी सूरत में वर्क परमिट क्या अल्टरनेटिव वे हो सकता है? आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है? एब्सोल्युटली सर, वर्क परमिट ज़रूर हो सकता है। ऑप्शंस बहुत अच्छा ऑप्शन है ये कि अगर आपको की कोई कंपनी यहाँ पे बुलाती है और अगर आपको यहाँ पे एज अ चाहे क्लोज वर्क परमिट पे बुलाए, यानी कि सिर्फ अपने साथ काम करने के लिए बुलाए, तो आपको डेफिनेटली वो ऑप्शन लेना चाहिए। एंड यूजली अगेन ये जो कंपनीज होती हैं, अनटिल अनलेस यू आर सुपर वेल क्वालिफाइड या आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो बड़ी सिटीज़ में बुलाते हैं, बट यूजुअली ये छोटी कम्युनिटीज़ और छोटी सिटीज़ में ही आपको जो है जॉब ऑफर्स मिलती है। एंड इफ़ यू गेट इट, मैं तो कहता हूँ किसी को अगर मिलती है तो डेफिनेटली जाए, बिकॉज कनेडियन एक्सपीरियंस एक बार ही होता है 1 साल का, तो पॉइंट्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। और जैसे हम अगर कनाडा से बाहर अगर अप्लाई करते हैं तो फेडरल स्किल्ड वर्कर में करते हैं, बट अगर आप कनाडा में जाके जॉब करते हैं तो आप कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आते हैं। वो इंटायरली डिफरेंट पूल है और वहाँ पे जो है आपको पीएनपी मिलना आसान हो जाता है, आपके स्कोर अलग हो जाता है, हर चीज़ बहुत ईजी होती है। सो यस, जिसको भी ऑप्शन मिलता है, दे शुड गो फॉर इट। दोस्तों, अब हम मिस्टर नमन से जानेंगे एज फैक्टर कितना अहम है कनाडा इमिग्रेशन के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पिक्स ट्यूब पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ कमेंट में छोड़ दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर भी हम कोशिश करेंगे कि नमन कुछ टाइम स्पेयर करें और जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं उनके जवाब हम लेंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियो हो चाहे वो लाइव हो। इसके अलावा मिस्टर नमन का यूट्यूब चैनल भी है, आप उसका भी विज़िट कर सकते हैं। जो बहुत यूज़फुल वीडियोस उन्होंने बनाई हैं, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था नमन आपसे कि एज फैक्टर कनाडा की इमिग्रेशन के लिए कितना अहम है? वो लोग क्या करें जो लोग 35 प्लस हैं? क्या उनके बिल्कुल चांसेस नहीं हैं, उन्हें गिव अप कर देना चाहिए या फिर वो क्या करें? सर, एज जो मैटर करती है, आप एक तरीके से सही कह रहे हैं कि यंग कपल्स हैं, उनको प्रोसेसिंग सेम रहती है। द ओनली डिफरेंस इज कि उनके जो पॉइंट टेबल है, उनको जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपके जो है पॉइंट्स डिक्रीज होते रहते हैं। बट अगेन, अगर आप आइल्स के अंदर अच्छे बैंड लेके आ जाएं, या आपके पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस हो, या आपके पास अच्छी डिग्रीज हो, तो आप अपना जो एज वाला गैप है, जो आपके एज वाले पॉइंट जो रिड्यूस होते हैं, आप उसको कवर अप कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये बहुत मेन चीज़ है। एंड सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो मतलब लोग ले सकते हैं वो आइल्स के थ्रू ले सकते हैं। सो अगर आप कहें कि कोई यंग कपल जिसका 6 बैंड आ रहे हैं, और अगर कोई 40 प्लस में भी है और उसके अगर 8 बैंड आ रहे हैं, तो उनका जो स्कोर है वो इक्वलेंट हो जाता है। तो दिस इज बस सिर्फ स्कोर की बात है, बाकी प्रोसेसिंग टाइम हमेशा जो है सेम ही रहता है। सर, ये बताइएगा कि कनाडा मूव होने के लिए, कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए आपकी ओपिनियन में बेस्ट ऑप्शन क्या है? यस सर, सो आप जो है 40 ईयर्स जो है वो अगेन एज इज जस्ट अ नंबर। एंड ये जो एज जितनी आपकी बढ़ती है, अगेन नंबर्स थोड़े जो आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री या कहीं किसी भी पीएनपी प्रोग्राम है उसमें थोड़े से कम हो जाते हैं। जैसे अब आप बता रहे हैं, अगर बंदे ने पीएचडी करी होगी, उसको काफ़ी टाइम लगा है, बट अगर उसने पीएचडी करी है या मास्टर्स करी है तो उसके वहाँ पे पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। सो अगेन वो जो है, मैं आपको बता रहा था कि अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं इस पॉइंट्स के अंदर। तो उसके अंदर हर प्रोफेशन, हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसे और कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। और कहीं भी, मैं तो कहता हूँ अगर कहीं पे भी किसी ऑप्शंस किसी की भी ख़त्म हो जाती है, सो तो बेस्ट ऑप्शन जो रहती है वो स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाती है। कि अगर किसी के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है एंड उनका बहुत ज़्यादा जो मतलब है ना कि एक टारगेट होता है कि कनाडा आके काम करना है, सब करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन फिर उनके पास ये बच जाता है कि वो एक एज अ स्टूडेंट आए और उसके बाद 1.5 साल पढ़ने के बाद अपना एक अच्छी प्रोफेशन के अंदर, एक प्रोफेशनल जॉब के अंदर लग जाए। सर, ये बताइएगा कि पीआर का, कनाडा इमिग्रेट करने का कोई इजी पाथवे क्या है, या क्या करना चाहिए, स्टेप कैसे लें, शुरुआत कहाँ से करें, क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ टू इमिग्रेट टू कनाडा। यूजुअली ये जो क्वेश्चन है पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, बहुत सारी वास्ट चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका मतलब बैकग्राउंड क्या है, आपके पास आईएलटीएस स्कोर कितना है, ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदे ने मास्टर्स करी हुई है और एज आपकी छोटी है तो उनके पॉइंट्स ज़्यादा बन जाते हैं, सीआरएस स्कोर ज़्यादा बनता है। जिनके कम होते हैं उनके लिए अलग पाथवेज होती हैं, पीएनपी होते हैं, पायलट प्रोग्राम्स होते हैं। सो ये जो प्रोग्राम है वो एक्सप्रेस एंट्री मेन प्रोग्राम है, जैसे सबको पता है, एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है कनाडा में आने के लिए, जो मेन प्रोग्राम है बेसिकली। तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, बट अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पाथवे चूज करें। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या एक्सप्रेस एंट्री या फिर कोई प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, कनाडा की पीआर के लिए कौन सा जो पाथवे उसका इंतखाब करना चाहिए, जो लोग विलिंग हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं? सो सर, एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी की अगर मैं बात करूं तो बहुत जो दोनों चीज़ें ये हैंड इन हैंड जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी पड़ती है। उसके बाद अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो सीआरएस स्कोर चल रहा है वो 470 के आसपास चल रहा है, तो अगर आपके इतने पॉइंट्स नहीं बनते तो आप पीएनपी प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं, यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं। अब यही होता है, जिनके पॉइंट्स कम बनते हैं उनको पीएनपी के थ्रू जाना पड़ता है। अगर आपके पॉइंट्स नॉर्मल बन रहे हैं, यानी कि 470 तक आप आराम से स्कोर कर पा रहे हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड, आपको पीएनपी की ज़रूरत नहीं है। बट येस, अगर आपके पॉइंट्स कम है तो आपको पीएनपी के थ्रू जाना पड़ता है। एंड कई पीएनपी प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जो मतलब सिर्फ जो एक्सप्रेस एंट्री से लिंक नहीं होते, बट वो बहुत स्पेशल केसेस होते हैं। सो येस, दोनों ही अपनी जगह डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट कि कैसे आप आना चाहते हैं, कितने आपके पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ये मेन चीज़ होती है। सर, ये बताइएगा कि क्या आइल्स के बगैर कनाडा इमिग्रेट करना मुमकिन है? क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स के लिए तो अप्लाई तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर किसी प्रोग्राम में आप आइल्स के बगैर अप्लाई कर भी पाएँ तो इमिग्रेशन में फिर आपका केस क्लियर नहीं होता, जबकि इसके ऑप्शन ना होने के बराबर हैं। मेनली आइल्स चाहिए होता है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आइल्स इज मेन पॉइंट, मतलब मैं बताऊंगा आपको बेसिक है। मैंने कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोविंस के अंदर पीएनपी भी निकलती है, चाहे वो किसी फार्मर के ऊपर हो, चाहे वो बड़े से प्रोफेशन के ऊपर हो, किसी भी बड़े से छोटे प्रोफेशन के अंदर हो, आपको आइल्स की जरूरत होगी। ये हो सकता है कि वो आइल्स के बैंड वहाँ पे सीएलबी स्कोर जो होता है वो कम कर दें, बट अगेन आइल्स के बगैर आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। ये बेसिक पॉइंट है।